क्लास में हम लोगों ने सर्किट सॉल्विंग की टेक्निक्स डिस्कस की थी और सर्किट सॉल्विंग में केसीएल और केवीएल डिस्कस किया था। तो कोई भी सर्किट है हमारे पास तो सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, केसीएल केवीएल। लेकिन अब क्योंकि क्योंकि तुम किसी भी तरह के नेटवर्क्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड यूज करके भी तुम सर्किट्स को और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे इससे पहले बहुत सारे सर्किट्स मतलब हमने क्लास में ही लिए थे। मान लो ये कोई सर्किट है हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट है, ठीक है। ये कोई सर्किट है, मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट सेंड किया था, वो कंप्लीट हो गया है? ठीक है, ये हमारा सर्किट है और ये शायद अब मुझे याद नहीं है मैंने कितनी कितनी वैल्यूज, ये शायद 30 वोल्ट दिया था और ये 6 ओम, अच्छा 3 ओम और ये 2 और ये 8 ओम, ठीक है। हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना था। एक तरीका है कि तुम यहाँ से आई करंट एज्यूम करते हो और ये हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी। आई करंट एज्यूम करते हो, फिर ये आई करंट यहाँ जंक्शन पर जाता है, उसमें से कुछ करंट आई डैश मान लिया, आई माइनस आई डैश मान लिया, सारे ब्रांचेस में करंट केसीएल के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया, जितने भी करंट वेरिएबल्स हैं उतने लूप में केवीएल अप्लाई करिए। यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। इस तरह से हम सारे सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लेंदी मेथड है। लेकिन तुम देखोगे कि करंट कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास और अब आसान तरीका भी है। ये सर्किट है, हर ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना, ठीक है। करंट कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, हम सोचेंगे ये वाला जो पार्ट है ना, बैटरी के अलावा जो पूरा नेटवर्क है रेजिस्टर का, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल रेजिस्टर से ऑफ ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितनी, जो भी कैलकुलेट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, हम उस वैल्यू के सिंगल रेजिस्टर से इस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं। एक तरीका केसीएल केवीएल है, लेकिन तुम देखोगे केसीएल केवीएल को मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हर ब्रांच में हमें करंट ही तो निकालना है ना, ठीक है। बताओ इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहले हम बोलेंगे ये 6 और 3 ये दोनों पैरेलल में है, तो इनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि ये 6 ओम 3 का डबल है, तो 6/3 इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा 2 होगा। हाँ वेरी गुड, ये 2 है और ये 8 है, इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 10 ओम, ठीक है। और तो हम इस नेटवर्क को हटा देते हैं और उसकी जगह एक रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम की इक्वल है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बाहर वाले सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जैसे ही तुम रेजिस्टर के नेटवर्क को हटा करके एक रेजिस्टर लगाते हो, तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसमें एक रेजिस्टर एक बैटरी है, तो कितना करंट पास होगा तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो कि बैटरी से 30/10 यानी कि 3 एम्पेयर पास होगा, ठीक है। तो तुम इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट को देख करके बता सकते हो कि बैटरी से 3 एम्पेयर करंट निकलेगी, ठीक है। इसका मतलब है ओरिजिनल सर्किट में भी बैटरी से 3 एम्पेयर करंट निकलेगी, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट बैटरी वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू पता चलिए। अब ये करंट 3 एम्पेयर आगे जाती है, ठीक है, कोई जंक्शन नहीं है, 8 ओम के अक्रॉस भी 3 एम्पेयर करंट ही पास करेगी, ठीक है। जंक्शन पर ये करंट पहुंचती है, इसके पास दो रास्ते हैं। अब कुछ पार्ट करंट का 6 ओम से जाएगा, 3 ओम से जाएगा। इसके आगे बढ़ करके तुम ये भी कह सकते हो कि 6 ओम से कम करंट जाएगा और 3 ओम से ज्यादा करंट जाएगा। लेकिन अब करंट 6 ओम में कितना जाएगा और 3 ओम में कितना जाएगा, तो 6 और 3 में करंट कैसे डिवाइड होगा ये पता करने के लिए हम, क्योंकि 6 और 3 पैरेलल में है,
हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। और करंट डिवीजन रूल क्या है तुम्हें पता है? तुम्हें पहले बता चुका हूँ। हाँ, वेरी गुड। करंट डिवीजन रूल कहता है कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ठीक है, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में 6 ओम 3 ओम, और इसमें से कुछ भी करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो ये जो टोटल करंट है ना, ये डिवाइड होगा रेजिस्टर्स की इनवर्स रेशियो में। रेजिस्टर्स का रेशियो 2:1 है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो करंट का रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो करंट को 1:2 में डिवाइड करो, ये I/3 होगा, 2I/3 होगा, अगर टोटल करंट I है तो। यहाँ पे हम बोलेंगे रेजिस्टर्स का रेशियो 2:1 है, तो करंट का रेशियो 1:2 होगा। और 3 एम्पेयर को 1:2 में डिवाइड का मतलब है 1 एम्पेयर ऊपर जाएगा, 2 एम्पेयर नीचे जाएगा, और ये दोनों दोबारा ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होकर के 3 एम्पेयर करंट बन करके ये वापस बैटरी में एंटर कर जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि KCL KVL अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना आता है तो सर्किट को सिंप्लीफाई करके तुम डायरेक्टली हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी हमारी यही होती है कि हम पहले कंप्लीट नेटवर्क को एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे हमें बैटरी से कितनी करंट निकलेगी ये पता चल जाता है। अब इस करंट को कैरी करके बैटरी से हम ले जाते हैं, और जहां पर भी जंक्शन आता है वहां पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हुए हर ब्रांच में करंट डिवाइड कर देते हैं। सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी तुम लोग सॉल्व करो। इसका आंसर मुझे चाहिए 30 सेकेंड के अंदर। तो सर्किट कुछ इस टाइप की है, सर्किट कुछ इस टाइप की है, ठीक है, सर्किट कुछ इस टाइप की है। ठीक है, ये है ये 12 ओम 6 ओम, ठीक है, ये 2 ओम और 8 ओम 8 ओम, ठीक है, और ये है बैटरी, बैटरी है 15 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर। ठीक, हर ब्रांच में बोलूंगा तो तुम मुझे एक बस इसका आंसर दो कि 6 ओम में कितना करंट पास हो। सॉल्व करो। ओके 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 ओके, और थोड़ा सोच करके बताओ। 6 ओम में करंट बताओ मुझे। गुड 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 गुड। ये सबसे पहली चीज, सर्किट्स में ना तुम्हें बहुत सारे सर्किट KCL KVL अप्लाई करके सॉल्व करने, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने असाइनमेंट मैंने लेट में दिया है, लेकिन अब दे दिया है तो उसको जल्दी सॉल्व कर लेना, ताकि आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि अब डिसकंटिन्यू ना हो। असाइनमेंट्स जब तक सॉल्व करोगे सारे, तभी तुम्हारा कमांड आएगा। ओके, ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 8 और 8 4 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, और ये 12 और 6, तो ये 1:2 है, 12 का 1/3 कर दो, ये 4 ओम है, टोटल 10 ओम। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कंप्लीट नेटवर्क के लिए 10 ओम है।
तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टर से ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम, और बैटरी यहाँ पर लगी है 15 वोल्ट की। ये 15 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो जो करंट निकलेगा, ठीक है, बैटरी से जो करंट निकलेगी वो है V/I 1.5 एम्पियर। तो सबसे पहली चीज हमें पता चल गई कि बैटरी से इस सर्किट में 1.5 एम्पियर निकलेगी। ठीक है, अब ये 1.5 एम्पियर यहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले सबसे पहले 8 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू इस 1.5 एम्पियर को पास होना है। ठीक है, तो हम बोले पैरेलल में रेजिस्टर्स है, करंट डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी? तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो, या तो करंट डिवीजन के बिना भी तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि करंट के पास दो रास्ते हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक में ज्यादा है दूसरे में कम। ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों में इक्वल करंट जाएगी। तो ऊपर वाले पार्ट में भी करंट 0.75 एम्पियर और नीचे वाले पार्ट में भी करंट 0.75 एम्पियर पास होगी। ठीक है, गलत कह रहा हूँ? ठीक है, अब ये दोनों 0.75 ज्वाइन होकर के 1.5 एम्पेयर 2 ओम से भी पास करेगा। लेकिन 1.5 एम्पेयर जैसे ही आगे जाएगा 2 ओम के, तो एक और जंक्शन मिलेगा। यहाँ पे 12 और 6 पैरेलल में है, और जब भी पैरेलल में होता है तो रेजिस्टर्स के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड करता है। तो रेजिस्टर्स का रेशियो 2:1 है, और इसका मतलब 1:2 में। तो 1.5 को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 एम्पेयर और 1 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हर ब्रांच में करंट तुम्हें पता चलेगा, कई बार ऐसा होता है कि एक पार्ट में तो रेजिस्टर है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में जो है हम कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। कंडक्टिंग वायर का मतलब इसकी रेजिस्टेंस 0 है। सॉरी, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? इसका आंसर होगा 1 एम्पेयर। 6 ओम के अक्रॉस 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से पहले मतलब इस एग्जांपल में रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए, हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा केस आ सकता है इसमें मान लो ये 10 ओम है, और जो दूसरा वाला जो रेजिस्टर है ना वो 0 है, मतलब कोई कंडक्टिंग किसी कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 तो इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेकिन मान लो वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू 10 ओम। तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0 है नीचे वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो करंट डिवीजन रूल से भी देख सकते हो, वरना हम बोलेंगे जैसे करंट यहाँ पर पहुंचेगा ना 10 एम्पेयर, तो करंट को दो रास्ते दिखेंगे। पहले तो दोनों में रेजिस्टेंस होती थी, तो करंट अपने आप को इस तरह से डिवाइड करता था कि कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट और ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट ज्यादा। यहाँ पे करंट को एक रास्ते में तो रेजिस्टेंस दिखेगी, लेकिन दूसरे में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, बिना रेजिस्टेंस के करंट दूसरे पाथ से ट्रैवल कर सकता है। तो करंट करंट रेजिस्टर वाले पाथ में जाएगा ही क्यों? सारा का सारा करंट जो है ना, सारा का सारा करंट ये वायर के थ्रू पास हो जाएगा 10 एम्पेयर, और इस रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ पे करंट हो जाएगा 0। ठीक है, इस केस को हम बोलते हैं हमने रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सारा करंट इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू पास हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, और ये 10 ओम ऐसा ही है जैसे कि ये डिस्कनेक्टेड है, इसमें कोई करंट ही नहीं पास हो रहा है। तो इसको तुम इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ इसको हम हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रेजिस्टर मेल्ट क्यों करेगा? मेल्ट नहीं करेगा, और मेल्टिंग का डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी पार्ट में अगर कंडक्टिंग वायर लगा दिया जाता है ना, तो उसके बीच का जितना भी रेजिस्टेंस है उसको हटा दो। मान लो
यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ से ऐसे करके कंडक्टिंग वायर लगा देता। तो तुम्हें क्या करना था ना कि ये वाला जो पार्ट है ना इसको हटा देना था, ये एज गुड एज नथिंग, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आएंगे और सारा करंट इधर ही जाएगा, इस पार्ट में कुछ जाता ही नहीं। कि अब ये सिंपल सर्किट कुछ ऐसा हो जाता। ठीक है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमें जब भी कोई सर्किट सॉल्व करने को दिया जाएगा तो हम ट्राई करेंगे उस सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू जल्दी सिंप्लीफाई करने का। लेकिन ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि सारे सर्किट्स इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जरूरी नहीं है सॉल्व होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिनमें एक की बैटरी लगी हो, ठीक है, और जिसमें जो नेटवर्क भी है हमारा उसमें से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तब तुम आसानी से उनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड से हर ब्रांच में इमीडिएटली करंट बता सकते हो। लेकिन अगर कोई दूसरे टाइप का सर्किट है, मतलब उसमें एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है, तब तुम डायरेक्टली नहीं सॉल्व करके बता पाओगे कि कितना कितना करंट होगा, डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। तुम्हें उस केस में केसीएल केवीएल अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन शायद मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, कल ये क्वेश्चन हमने लिया था ना, इसको सॉल्व किया था या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम लोग थोड़ा बताना। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। हाँ, यहाँ पे रजिस्टर है। ये आशिक तुम किसका आंसर? अच्छा अच्छा अच्छा, बी ए बी। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन था क्या वो? मुझे याद दिलाना। तो वो यही क्वेश्चन था क्या? यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट 5 ओम रेजिस्टर लगा हुआ था और यहाँ पे कुछ ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। इसको वैल्यूज चेक करो तो जरा, 20 10। ऐसा क्वेश्चन कल दिया था क्या? मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही लिया था शायद, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। सेम था या थोड़ा अलग? अच्छा, दोनों 5 वोल्ट थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम सोचोगे तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर तुम पहली बैटरी को देखते हो तो इसके अलावा जो नेटवर्क है उसमें बैटरी भी लगी हुई है, तो बैटरी लगी है तो उसको रेजिस्टर नेटवर्क नहीं बोलेंगे, वो तो अपने आप में एक सर्किट है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते हैं। या फिर इधर से हम देखेंगे तो इस पार्ट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीनिंगलेस है क्योंकि उसमें बैटरी भी है। बहुत सारे रेजिस्टर को कंबाइन करके तुमने एक नेटवर्क बना दिया, तो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि उसको अगर हम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वो पूरा नेटवर्क जो है कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करने के बाद। लेकिन उस नेटवर्क के अंदर ही अगर बैटरी है तो वो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं कहलाएगी, तो उसको हम उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करना है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ केसीएल केवीएल है। लेकिन तुम देख सकते हो इस सर्किट में थोड़ी सी सिमेट्री है, तो इस सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके तुम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स है वो सिमेट्री को यूज करके तुम रिड्यूस कर सकते हो। ठीक, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तब पता है तुम क्या करते? यहाँ से आई करंट एज्यूम करते, इसमें आई डैश मानते और इसमें आई माइनस आई डैश। तुम देख सकते हो यहाँ पे कितने 2 वेरिएबल्स आएंगी और 2 लूप में केवीएल अप्लाई करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है तो तुम सोचोगे कि जितना करंट यूं ऐसे पास करेगा ना आई, उतना ही करंट इस वाली से भी 100% पास करना ही चाहिए। तो बीच वाली ब्रांच में 2i करंट होगा। अब तुम देख सकते हो सिमेट्री की वजह से हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करना पड़ा है। ठीक है, तो एक ही लूप में केवीएल अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब तुम बोलोगे कि ये एक वेरिएबल हमारा कम कैसे हो जा रहा है? तो अगर मान लो तुम सिमेट्री नहीं एक्सप्लॉइट करते, इसको आई डैश लिखते, इसको आई माइनस आई डैश लिखते, ठीक है, तो तुम
तुम्हें 2 केवीएल लूप्स में इक्वेशन लिखनी पड़ती, एक में नहीं, दो लूप्स में केवीएल अप्लाई करना पड़ता। तो उसमें से इस लूप में अगर केवीएल अप्लाई करते ना, मतलब उसमें से एक लूप में अगर केवीएल अप्लाई करते तो उसका रिजल्ट यही आता कि आई डैश इक्वल्स माइनस आई। ठीक है, मतलब ये जो आई डैश है ना, उसमें आई के इक्वल ही ऑपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये तुम सिमेट्री से डायरेक्टली तुम्हें पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जहां पर भी सिमेट्री एप्लीकेबल होगी वहां पे सिमेट्री ट्राई करोगे। और सर्किट सॉल्विंग में मेथड तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन ये सर्किट सॉल्विंग का आधा काम हमने किया है, क्योंकि सर्किट सॉल्विंग का मतलब तो यही होता है कि सर्किट में करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना। और इतना काम अब मुझे भरोसा है कि कैसी भी सर्किट हो, टाइम चाहे ज़्यादा लगाओ कभी कभी, लेकिन तुम अल्टीमेटली सॉल्व कर पाओ, किसी भी सर्किट को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी तक इतने डिस्कशन में हमने एक बार भी सर्किट के एनर्जेटिक्स को डिस्कस नहीं किया है। तो अभी हम सर्किट की एनर्जेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कि सर्किट का जो एनर्जी एंगल है, एनर्जी एस्पेक्ट है, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी पर आ जाते हैं। और ठीक है, इसको बहुत ही केयरफुली पहली बार सुन लो। ठीक है, थ्योरी का पार्ट जो भी होता है उसको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से एक बार समझना होता है, फिर वो हमेशा तुम्हारे लिए यूजफुल होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में सही से नहीं सीखा तो फिर वो ब्लंडर है, क्योंकि तुम 1000 बार उसको अलग अलग तरीके से देखोगे, कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स ऐड करोगे और वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बहुत सिंपल होती है थ्योरी, लेकिन उसको सही सीक्वेंस में समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी तक की थ्योरी अगर हम डिस्कस करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या डिस्कस किया थ्योरी वाले पार्ट में, क्या बताया? बस इतना बताया कि रेजिस्टर है, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, और किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, केसीएल केवीएल अप्लाई करके, बस। ठीक है, और केसीएल केवीएल क्या है वो भी समझाया है कि अरे अगर तुम एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देते हो तो एलिमेंट्स को ज्वाइन करने की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल फील्ड, सर्किट के अंदर फील्ड सेटअप होगी और चार्जेस फ्लो करेंगे। तो चार्जेस इसी तरह से फ्लो करेंगे कि चार्जेस का कंजर्वेशन वायलेट ना हो, और फील्ड बिल्कुल कंजर्वेटिव नेचर की सेटअप होगी। तो इसी को तो केसीएल केवीएल कहते हैं। तो करंट और वोल्टेज ऐसे ही आएंगे कि वो केसीएल केवीएल को वायलेट ना करे। बस इतना ही थ्योरी में बताया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। अब इसके आगे आते हैं, और अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मान लो हमें कोई सर्किट दे दी गई। ठीक है, उसमें किसी भी तरह के एलिमेंट्स लगा दिए गए, कुछ एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है उसको कंज्यूम कर रहे होंगे, या तो डिसिपेट कर रहे होंगे या तो स्टोर कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो ये जो पैसिव एलिमेंट है, लेकिन वो एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में कुछ एलिमेंट्स एक्टिव होंगे, पैसिव होंगे, उनको कंबाइन कनेक्ट करके हमने सर्किट अपना बना दिया। ठीक है, तो इस पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कि सर्किट स्विच ऑन करने के बाद हर एक एलिमेंट के अक्रॉस कितनी एनर्जी, और हर एक एलिमेंट कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट में, अगर एक्टिव एलिमेंट है तो कितनी एनर्जी डिसिपेट या स्टोर कर रहा है अगर पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल है, हम जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली तुमने जैसे बैटरी को ज्वाइन किया ना, तो उसमें करंट फ्लो करने लगा, करंट की वजह से रेजिस्टर में करंट फ्लो, और करंट फ्लो करने की वजह से तुम टच करते हो रेजिस्टर को तो वो थोड़ा हीट अप होने लगता है। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ से आई? ठीक है, तो
उस सर्किट में तुम्हें और कुछ दिख नहीं रहा है, बैटरी ही है, तो तुम गेस कर सकते हो बैटरी कुछ एनर्जी सप्लाई करती होगी, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत क्वालिटेटिव आइडिया है तुम्हारा। हम डिटेल में क्वांटिटेटिवली पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितनी एनर्जी, अगर बैटरी सप्लाई कर रही है सर्किट में एनर्जी, तो बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है और रेजिस्टर कितनी एनर्जी डिसिपेट कर। अभी यही दो एलिमेंट हमने अभी सीखा है, इसके बाद कैपेसिटर ऐड होगा, इंडक्टर ऐड होगा, तो इनके बारे में भी सीखेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर करती है। अभी हमारे पास बैटरी है, अगर कोई बैटरी है तो बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करती है और रेजिस्टर कितनी एनर्जी डिसिपेट करता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जैसे हमने वर्क डन एनर्जी जिस तरह से डिफाइन किया है, बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूले को ही यूज करके सारे डिस्कशंस हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, ठीक, हम सबसे सिंपलेस्ट सर्किट कंसीडर करते हैं, और सिंपलेस्ट सर्किट कुछ इस टाइप का है कि हमारे सर्किट में एक इस तरह से रेजिस्टर है, रेजिस्टर का मतलब कंडक्टर है, ठीक है। रेजिस्टर और कंडक्टर वाला जो नॉमेनक्लेचर है ये मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी के अक्रॉस, एक बैटरी के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस बैटरी की EMF फ्लैश से V वोल्ट है, ठीक है। देखो EMF में बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, अभी EMF के लिए मैं बोल चुका हूँ कि EMF के बारे में अभी तुम्हें इतना ही समझना है। EMF बैटरी के लिए इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। अगर किसी बैटरी की EMF 12 वोल्ट दी गई है तो तुम्हें बस यही समझना है कि उस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक, R ओम। ये स्टोरी डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है, ये स्टोरी डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है कि जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत डिटेल में, जैसे EM वाला पार्ट है वो आगे बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि अभी वाले पॉइंट्स में कहीं पर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसमें डाउट कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है कोई, ठीक है। अभी तक की स्टोरी ये थी कि हम जैसे इस सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है, बैटरी अपने इलेक्ट्रोड्स पे चार्जेस का कंसंट्रेशन या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस को, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पर एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से फील्ड सेटअप होती है, और इस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, चार्जेस नेचुरली नेचुरली वो हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, ठीक है। हायर से लोअर की तरफ तो चार्जेस नेचुरली फ्लो करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस हायर से लोअर यूं ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो चार्जेस अपने आप आ जाते हैं, लेकिन बैटरी क्या करती है कि बैटरी के अंदर से, बैटरी अपने अंदर जो केमिकल पार्ट है ना, वहां से बैटरी क्या करती है कि अंदर भी कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर से लोअर की तरफ, लेकिन कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड के अगेंस्ट एक केमिकल फोर्स अप्लाई करती है, और उस केमिकल फोर्स की वजह से ये चार्जेस लोअर से हायर पोटेंशियल क्लाइंब करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इस सर्किट के अक्रॉस बिल्कुल एक स्टेडी करंट मिलता है, ठीक है। सिंपल है, सर्किट का ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, फील्ड सेटअप किया, फील्ड की वजह से सारे ये जो चार्जेस है ना नेचुरली हायर से लोअर फॉल करने लगेंगे,
लेकिन बैटरी क्या करेगी, जितना भी चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल पर आएगा, उन उन चार्जेस को लोअर से हायर पोटेंशियल तक बैटरी खुद केमिकल फोर्स अप्लाई करके लोअर से हायर क्लाइंब कराएगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ पर मान लो ये वाटर टैंक है, ऐसे पानी हायर से लोअर तो अपने आप गिरेगा, लेकिन तुम चाहते हो कि क्योंकि कुछ देर के बाद पानी जो है खत्म हो जाएगा और पानी का फ्लो बंद हो जाएगा, तुम चाहते हो कि वाटर करंट स्टेडी रहे, हमेशा पानी गिरता रहे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक पंप लगाना पड़ेगा। और पंप क्या करता है कि जितना भी पानी नीचे आ रहा है ना, पानी के ऊपर पानी कंजर्वेटिव ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नेचुरली हायर से लोअर पोटेंशियल पर फॉल कर रहा है, लेकिन लोअर से हायर पहुंचाने के लिए पानी के ऊपर ना इन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर तुम बोलोगे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। तो ये पंप वही काम करता है। पंप क्या करता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब ये इंजन का फोर्स अप्लाई करता है, और इसी फोर्स की वजह से ये पानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है लोअर से हायर पहुंच जाते हैं और हमें स्टेडी करंट मिलता है। कुछ ऐसा ही बैटरी भी कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पहले बैटरी को डिस्कस कर लेते हैं कि बैटरी ने सर्किट में कितनी एनर्जी सप्लाई की। ठीक है, तो बैटरी का यहाँ पे रोल क्या है, बैटरी का फंक्शन क्या है? बैटरी का फंक्शन है कि चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से कैरी करके हायर पोटेंशियल तक पहुंचाना। ठीक है, इस सर्किट में बैटरी क्या कर रही है कि चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से उठाती है और हायर पोटेंशियल तक पहुंचाती है। ठीक है, और कोई भी एजेंट अगर चार्ज को लोअर से हायर तक पहुंचाता है, तो ऐसा करने में उस एजेंट को एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है इस सर्किट में बैटरी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है, बैटरी कितना वर्क कर रही है? ठीक, बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये तो तुम्हें पहले से पता है ना। मान लो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, ठीक है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट है। तो मैंने बताया था कि चार्जेस को अगर तुम बी पॉइंट पर रखोगे तो चार्ज खुद ब खुद हायर से लोअर फॉल करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें चार्ज को लोअर से कैरी करके हायर पोटेंशियल पर पहुंचाना है, तो ऐसा करने के लिए तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। और कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार बताया, अभी इसका आंसर चाहिए मुझे। अगर हम मान लो क्यू चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं, तो लोअर से हायर पहुंचाने में क्यू चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 30 वोल्ट का होता है, तो इसका मतलब है कि यूनिट कूलम को अगर हम ए से बी तक लेके जाते हैं, तो 30 जूल वर्क करना पड़ता। क्यू कूलम के लिए Q टाइम्स V। ठीक है, तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो Q टाइम्स V हमें वर्क करना पड़ता है। इस बार सर्किट के अंदर ये काम बैटरी करी, बैटरी क्या करी ना, कंटिन्यूअसली चार्जेस को लोअर से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा रही है। कैसे? केमिकल फोर्स अप्लाई करके। तो ऑब्वियसली बैटरी जो केमिकल फोर्स अप्लाई कर रही है, चार्जेस को डिस्प्लेस कर रही है, कुछ वर्क कर रही है ना। बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ रहा है सर्किट में करंट को स्टेडी रखने के लिए। ठीक है, तो कितना वर्क बैटरी कितना वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि बैटरी कितना वर्क करी है, तो वर्क डन इक्वल्स चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है, वो तो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल है, V वोल्ट है। लेकिन बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर कर रही है, बैटरी चार्ज कितना ट्रांसफर कर रही है, तो चार्ज के का आंसर है कि यहाँ पे करंट स्टेडी है और कंटिन्यूअसली फ्लो करता जा रहा है। तो बैटरी रुक नहीं रही है। अगर आइडियल बैटरी हम अज्यूम करें, तो बैटरी कंटिन्यूअसली वर्क करते जा रही है। ठीक है, तो चार्ज को एक एक करके ना लोअर से हाई, लोअर से हाई, लोअर से हाई पहुंचाती चली जा रही है। तो बैटरी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, जिसका मतलब है बैटरी कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रही है।
तो हमें बताना पड़ेगा कि बैटरी कितनी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे वर्क तो तुम सोचोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बैटरी उतना ही ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर करते जाएगी, बैटरी का वर्क डन एनर्जी सप्लाई बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ बैटरी का जो वर्क डन है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा रिलेवेंट क्वांटिटी नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं, वर्क करने का रेट कैलकुलेट करते हैं कि यूनिट टाइम में, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा ना वैसे वर्क डन भी बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ बैटरी और ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कंटिन्यूअसली करते जा रही है। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मतलब बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करी है, बैटरी कितनी वर्क करी है। तो रिलेवेंट क्वांटिटी होगी कि यूनिट टाइम में कितना वर्क करी है बैटरी, जो कि बैटरी की वजह से पावर डिलीवर्ड कहलाएगा। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ठीक, या कह लो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी या वर्क डन बाय द बैटरी इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में बैटरी कितना वर्क कर रही है। ठीक है, तो तुम मुझे टाइम बताओगे, उसके हिसाब से मैं तुम्हें टोटल वर्क बाय बैटरी उस टाइम इंटरवल में बता सकता हूँ। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लेटेस्ट से टी टाइम से dt टाइम के बीच का इंटरवल इमेजिन करते हैं। ठीक है, किसी टी टाइम इंस्टेंट को सोचो। ठीक है, उस टाइम में कुछ करंट था सर्किट में, मान लो आई करंट था। ठीक है, और उस इंस्टेंट पे ठीक चार्जेस फ्लो कर रहे थे। टी से dt टाइम के बाद, टी से dt टाइम के बाद करंट हमेशा आई है। तो हम बोलेंगे dt टाइम में वर्क डन बाय द बैटरी जो होगी वो और कुछ नहीं होगी, चार्ज ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और dt टाइम में जो चार्ज ट्रांसफर होगा लेटेस्ट से वो dq है, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of the battery which is equal to the EMF of the battery। और लेटेस्ट से EMF को मैं V लिख रहा हूँ, कहीं पे E भी लिखा रहेगा V भी लिखा रहेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये dt टाइम में ये वर्क डन होगा। ठीक है, लेकिन इस dw को मैं लिख रहा हूँ, ये जो dq है इसको हम लिख सकते हैं I dt। क्योंकि करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, तो dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम के इक्वल ही तो होगा, मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक है, तो ये dt दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये dw अपॉन dt ये इक्वल होगा पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और ये इक्वल होगा वो वी आई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट कहता है कि अगर किसी भी सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है तो वो बैटरी सर्किट के अंदर कुछ एनर्जी सप्लाई कर रही, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रही। किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, 1 सेकेंड में कितनी जूल, ये बैटरी 1 सेकेंड में कितना जूल वर्क कर रहा होगा, ये बैटरी 1 सेकेंड में कितना जूल वर्क कर रहा होगा। तो वो बैटरी के लिए पावर डिलीवर्ड हमेशा इक्वल होता है कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना करंट है इनके प्रोडक्ट के। ये होता है रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये रिजल्ट आज के बाद हमेशा तुम्हारे दिमाग में याद रहना चाहिए। ये सर्किट में जहां पर बैटरी देख लो ना, और तुम ये भी देख लो कि बैटरी से करंट पास हो रहा है, इसका मतलब कि बैटरी बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही है वो हमेशा इक्वल होगा बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और बैटरी से कितने करंट पास हो रही है। ये बार बार मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सर्किट होगा तो उसमें बहुत सारे बैटरी होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे। तुम्हें जिस बैटरी की वजह से पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करना है, तुम्हें उसी बैटरी का ईएमएफ देखना पड़ेगा और उसी बैटरी के अक्रॉस कितना करंट पास है वो देखना पड़ेगा।
ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी हमेशा इक्वल होता है वी आई के इक्वल, जिसमें वी का मतलब होता है ईएमएफ अक्रॉस द बैटरी और आई का मतलब होता है करंट पासिंग थ्रू द बैटरी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये हमेशा ट्रू होगा, और होना चाहिए ना। ये तो मैं तो यहाँ पे इतना ही कह रहा हूँ ना कि बैटरी जो वर्क करेगी ना, वो बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर किया मल्टीप्लाइड बाई कितना किस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर वी डी क्यू होगा वर्क डन, और dt से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट ऑफ वर्क डन यानी पावर डिलीवर्ड होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी की वजह से पावर डिलीवर्ड हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अब हम दोबारा इस सर्किट को देखते हैं और इस बार हम इस रेजिस्टर पर, कि इस कंडक्टर के बारे में सोचते हैं कि इस कंडक्टर का क्या हुआ। इस पूरी सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में दो ही एलिमेंट्स हैं, कि हमने जानबूझ के सबसे सिंपलेस्ट केस लिया है समझने के लिए। हमारे पास ऐसी सर्किट है, इसमें दो ही एलिमेंट है, एक तो बैटरी है और दूसरा ये रेजिस्टर है। ठीक है, इसमें तीसरा कोई एलिमेंट है नहीं, बिल्कुल आइसोलेटेड सर्किट फॉर द टाइम बिंग इमेजिन करो। ठीक है, ठीक है। इस सर्किट में हमने क्योंकि बैटरी डिस्कस कर लिया है, तो हम बोलते हैं कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है, सर्किट को ऑन करते हैं, तो इस सर्किट में आई करंट सेटल हो जाता है। ठीक है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस आई करंट फ्लो करने लगे। ठीक है, अगर इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इस सर्किट में ये जो बैटरी है ना, वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव वर्क कर रही है। और अगर ये बैटरी सर्किट में पॉजिटिव वर्क कर रही है, तो किसी भी एजेंट के पॉजिटिव वर्क करने का मतलब होता है कि वो एजेंट सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए ना इस रेजिस्टर को और बैटरी को मिला करके अपना सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम में दो ही एलिमेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम है बिल्कुल। तो हम बोलेंगे जितनी भी एनर्जी ये बैटरी सप्लाई कर रहा है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी किसके पास जा रही है। इसमें कोई और तीसरा एलिमेंट तो है नहीं। इसका मतलब है जो भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया, वो सारी की सारी एनर्जी इस रेजिस्टर के पास जा रही है और रेजिस्टर ही उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टर कोई एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। इस रेजिस्टर को यूज करके एनर्जी को तुम दोबारा किसी और फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो। रेजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता है। इसका मतलब है जो भी एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है सर्किट, वो सारी एनर्जी ये रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा है। किस फॉर्म में डिसिपेट कर रहा है? किस फॉर्म में डिसिपेट कर रहा है? तो वो और क्लोज एग्जामिनेशन से तुम्हें पता, क्योंकि बैटरी के पास एनर्जी तो आई, तो वो एनर्जी गई कहाँ? सॉरी, रेजिस्टर के पास एनर्जी तो आई, वो एनर्जी गई कहाँ? उस एनर्जी को रेजिस्टर ने हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में डिसिपेट कर दिया। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन उठता है। पहला क्वेश्चन तो फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी। दूसरा क्वेश्चन उठता है फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। ठीक है, तो तुम या रेजिस्टर के लिए भी देख सकते हो कि ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। तो हमें रेजिस्टर से कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है कैलकुलेट करना है। तो हम सोचेंगे कि जितनी एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा है। ऑब्वियस है, लेकिन जो बैटरी है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो ये जो रेजिस्टर है ना, वो भी कंटिन्यूअसली एनर्जी डिसिपेट करता जा रहा होगा। ठीक है,
तो क्योंकि रेजिस्टर इस एनर्जी को कंटिन्यूअसली डिसिपेट कर रहा है, तो हम एनर्जी डिसिपेशन के लिए भी, मतलब डिसिपेशन के लिए भी हम एनर्जी नहीं कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा रिलेवेंट टर्म होगा पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी। क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टर के लिए भी ज्यादा रिलेवेंट टर्म होगा कि पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर क्या है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअसली जब तक करंट है रेजिस्टर में, तब तक रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा करो कि यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है ये बताओ, ठीक है, जिसको कि हम पावर कहते हैं, पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी। तो पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी की वैल्यू होगी, क्या होगी, पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी, सॉरी, पावर पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर, ये होगी, ये इक्वल होगी, ये इक्वल होगा, ठीक है, वो सुपर कंडक्टर या किसी और टाइप का जो केस है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इक्वल होगा पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और ये इक्वल होगा वी आई के इक्वल। वी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस दी बैटरी, और आई का मतलब है करंट अक्रॉस दी बैटरी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करना है, तो हम वोल्टेज और करंट को रेजिस्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो तुम देख सकते हो बैटरी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, जो भी करंट बैटरी के अक्रॉस होगा वही करंट रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो हम बोले किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होता है, वो वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, इसके इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमें रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता है तो करंट बता सकते हैं, करंट पता है तो वोल्टेज बता सकते हैं। तो आ, तो ये जो पावर डिसिपेटेड पावर डिसिपेटेड इन दी रेजिस्टर है, उसको तुम चाहे तो वी आई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें वी का मतलब क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर, आई का मतलब क्या होगा, करंट अक्रॉस दी रेजिस्टर। लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों चीजें बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रेजिस्टर के पास ओम्स लॉ है, तो तुम्हें कोई एक वैल्यू पता हो, चाहे वोल्टेज पता हो या करंट पता हो, तो दूसरी चीज तुम बता सकते हो। तो इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लो हमें वोल्टेज पता है, तो करंट को हम वोल्टेज V अपॉन आर लिखेंगे, ये आर क्या है, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि अगर हमें मान लो करंट दिया गया है, वोल्टेज नहीं दिया गया है, तो वोल्टेज को आई आर लिखेंगे, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। इसका मतलब है कि डीसी सर्किट्स के लिए अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, तो अगर हमारे पास सर्किट में कोई बैटरी है, तो बैटरी हमेशा पावर सर्किट में पावर डिलीवर कर रही होगी। किस रेट से पावर डिलीवर कर रही होगी, वी आई के इक्वल रेट से पावर डिलीवर कर रही होगी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वी क्या है और ये आई क्या है, ये समझना। तो बैटरी के लिए वी और आई का मतलब होगा, वी का मतलब वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, आई का मतलब करंट अक्रॉस बैटरी, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टर, पावर डिलीवर्ड नहीं, पावर डिसिपेटेड, ठीक, क्योंकि रेजिस्टर जो है पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टर किस रेट से पावर डिसिपेट करेगा, तो रेजिस्टर जो पावर डिसिपेट करता है उसको भी वी आई लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर वी आई का मतलब होगा वोल्टेज उस रेजिस्टर के क्रॉस कितना है और करंट उस रेजिस्टर के क्रॉस कितना है। हालांकि हमने एक सिंपल सर्किट से ये सारी चीजें डिराइव की हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही बैटरी थी, एक ही रेजिस्टर थी, तो वोल्टेज करंट दोनों में सेम था,
ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें से किसी एक, मान लो उसमें बहुत सारे रेजिस्टर है, बहुत सारे बैटरी है, तो उसमें किसी एक रेजिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है, ये बताओ ये एक रेजिस्टर कितनी एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा। तो तुम्हें इसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखना पड़ेगा और इसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट देखना पड़ेगा, तब तुम्हें इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर पता चलेगा। ठीक है, इसमें V और I क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इसमें बार बार तुम लोग कंफ्यूज करते हो। ठीक है, और इसी को हम वोल्टेज के टर्म्स में V² अपॉन R या I² R। तो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर में जनरली सिर्फ यही दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, और इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ये, मतलब ये रूल नहीं है, जो तुम्हें ज्यादा सुटेबल लगे वही यूज करोगे, लेकिन I²R वाला मेथड यूज करना ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इसमें करंट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, वोल्टेज में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लो मैं एक सर्किट दिखाता हूँ, ये ऐसे सर्किट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3.5 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये बताओ कि 2 ओम के अक्रॉस कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, तो कितना हीट जनरेट होगा। तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। तो तुम्हारे पास दोनों फॉर्मूला है, P इक्वल्स V²/R या फिर I²R। तो जनरली तुम लोग करते क्या हो, जब V²/R वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, तो इसमें V की जगह सीधा 10 वोल्ट डाल देते हो, लेकिन ये 10 वोल्ट तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है ना। V²/R में पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर के फॉर्मूले में V²/R में V का मतलब होता है रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो तुम्हें पहले ये वोल्टेज निकालना पड़ेगा। लेकिन करंट वाला सेम है, क्योंकि करंट पूरी ब्रांच में सेम रहता है, तो करंट में कंफ्यूजन होने के कम चांस है, क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस तुम पावर कैलकुलेट कर रहे हो, तो 2 ओम के अक्रॉस करंट ही तुम देखोगे। ठीक है, ओके, लेकिन कोई भी फॉर्मूला यूज करो, अगर सही से तुमने टर्म्स की वैल्यू लिखी है तो सारा फॉर्मूला सही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है। अब आ जाते हैं फाइनली, ये जो एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर है वो एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है। एक बार मैंने जब स्टार्टिंग में सर्किट्स डिस्कस किया था तो वहां पे एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये चार्जेस जो है ना, तुमने बैटरी से, जैसे मैं आधा ही पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें फील्ड सेटअप हो गई, और चार्जेस के लिए अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोल दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के लिए आंधी की तरह है। तो जैसे फील्ड सेटअप होती है ना, ये चार्जेस फील्ड के अलोंग ऐसे ऐसे फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि अगर बैटरी की वजह से लेटेस्ट से ये हायर पोटेंशियल +V और ये -V, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो बैटरी की वजह से इस कंडक्टर के, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया और फील्ड सेटअप हो गई। तो नेचुरली क्या होना चाहिए था, नेचुरली होना ये चाहिए था, ये जो चार्जेस है ना, ये जो चार्जेस हैं, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, तो हायर से लोअर जाने में ये एक्स फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होकर के जाएंगे, और जब ये लोअर टर्मिनल पर ये चार्जेस पहुंचेंगे तो इनके पास एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का मतलब इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करेगा चार्ज, उतनी काइनेटिक एनर्जी नेचुरली गेन करेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टर के अंदर, जब ये चार्ज रेजिस्टर के अंदर हायर से लोअर ट्रैवल करता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाता, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से ही ऑलमोस्ट ये चार्जेस ट्रैवल करते हैं।
उसका रीजन क्या है कि इसकी जो भी एनर्जी बढ़ती है ना, वो सारी एनर्जी ये आयन के मेश के साथ और बाकी दूसरे फ्री चार्जेस के साथ कोलाइड करके वो एनर्जी इनके वाइब्रेशन में और थर्मल मोशन में लूज हो जाती है। तो मतलब ये जो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इनके इंटरमॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिस और और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर थर्मल मोशन है, इसी को तो हम हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी एनर्जी इसके पास यहाँ पे एक्सेलरेट होने के पास आती ना, वो एनर्जी कोलिजन करते करते वो इस रेजिस्टर के अंदर ही वो एनर्जी ये चार्जेस लूज कर देते हैं। ठीक है, और वही हमें हीट के फॉर्म में रेजिस्टर के अक्रॉस दिखती है। तो थोड़ी देर के बाद अगर करंट फ्लो कर रहा है तो तुम देखोगे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक, अब इसके इनफाइनाइट यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम लाइट एनर्जी बनाते हैं और मतलब लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो तुम्हें जहां पर भी हीट एनर्जी यूज करनी है तो तुम रेजिस्टर लो, और रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा लोगे, ठीक है, तो तुम देखोगे कि सर्किट में क्या कंडीशन है। अगर मान लो करंट मान लो फिक्स है, तो आई स्क्वायर आर से तुम बोलोगे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी और ज्यादा करंट होगा, तो उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी डिसिपेट होगी और उतनी ज्यादा हीट एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे बहुत ही सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हें सर्किट मतलब जैसे 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 क्वेश्चन सर्किट सॉल्विंग में आते थे, पहले तुम्हें सर्किट दे दिया जाता था और उसमें से किसी भी ब्रांच या रेजिस्टर के लिए वोल्टेज करंट पूछा जाता था, कि वो तुम कर सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो। अब तुम्हें ना मतलब सर्किट दे दिया जाए, उसमें ये भी पूछा जाए, ये बताओ इस 3 ओम के अक्रॉस कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, किस किस रेट से हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। ये टाइम दे दिया जाए या बोला जाए 3 घंटे में कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। तो पावर पता है तो पावर को यूज करके तुम टोटल हीट एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अब तुम्हें साथ साथ पावर डिसिपेटेड पावर डिलीवर्ड भी पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना में कोई कोई नई चीज बताने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम पहले सर्किट सॉल्व करते थे, सर्किट सॉल्व कर लिया और तुम्हें हर ब्रांच में करंट वोल्टेज पता चल गया, और अगर करंट वोल्टेज पता है तो हर एलिमेंट के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड भी तुम्हें पता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको हम जल्दी से कवर। एक तो यही क्वेश्चन है कि if the energy, या इसको मैं हर बार सोचता हूँ ना कि क्वेश्चन जो है ना मेरे पास लिखा हुआ उसको सीधा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, उसको लिखने में टाइम लगता है मुझे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें समझा दे रहा हूँ, उसका डेटा लिख दे रहा हूँ और उसको तुम सॉल्व करके आंसर बताओ। पहले पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक, ठीक है, एक एक रॉड दिया गया है और बोला गया है कि ठीक है, उस रॉड को हम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ठीक है 90 जूल एनर्जी is dissipated across it in, let us say, 1 minute. अब उसके अगले पर, if the rod is divided into 3 equal parts and
connected in parallel, ये इंपॉर्टेंट है, across the same battery, across the same battery, इसको हाईलाइट कर देता हूँ. Then energy dissipated, yeah, then power dissipated is, power dissipated. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड को किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं. ये रॉड है, इसको किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक है. और कनेक्ट करने के बाद जो जो हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो 90 जूल है और टाइम जो है वो 1 मिनट है. मतलब पावर डिसिपेटेड तुम्हें पता है. अब क्वेश्चन में कहा गया कि सेम रॉड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 इक्वल हाफ्स में, और फिर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया. ठीक है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया गया, इनको पैरेलल में कनेक्ट और सेम बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया गया. अब पूछा जा रहा है कि पावर डिसिपेटेड कितना होगा. कितना होगा? देखो, सॉल्व करने के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स है. ठीक है, हमें अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें टोटल पावर पूछा है, किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस नहीं, कंप्लीट रेजिस्टर के अक्रॉस, मतलब कंप्लीट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, या ऐसा बोल सकते हो बैटरी के अक्रॉस. हाँ, तो हम बोलेंगे कि जो पावर डिसिपेटेड होती है, क्योंकि दोनों केस में V फिक्स है, हाँ दोनों केस में V फिक्स है, तो पावर डिसिपेटेड का हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना चाहिए V²/R. ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस में V फिक्स है, तो तुम बोल सकते हो इन दोनों केसेस में जो पावर की वैल्यू होगी ना, वो रेजिस्टेंस के ठीक है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, रेजिस्टेंस के इनवर्स, तो तुम देखोगे रेजिस्टेंस किस फैक्टर से चेंज कर रहा है. ठीक है, ठीक, टाइपिंग वाला काम अगर तुम लोग कर दिया करो मेरे लिए, तो उसका कोई फायदा है, बीच में करने से क्या फायदा. रेजिस्टेंस किस फैक्टर से चेंज कर रहा है, तो एक तरीका है कि तुम जब 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये R/3, 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 और इन तीनों को पैरेलल में ले लोगे तो ये R/9. तो रेजिस्टेंस जो है ना, अगर यहाँ R है तो रेजिस्टेंस 1/9 हो गया, तो पावर 9 टाइम्स हो जाएगी. तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेटेड है वो 9 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड पहले जितनी है उसको 9 टाइम्स कर लो. ठीक, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे. और ये देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेन पार्ट तो मेरे हिसाब से, हालांकि जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस और पार्ट को भी दिया जाता है, और वो सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन पार्ट तुम्हें सीखना है वो है सर्किट सॉल्विंग. तो सर्किट सॉल्विंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत प्रैक्टिस करो,
अगर सर्किट सॉल्विंग अच्छे से आती है तो उसके बाद इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में बचता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर्किट सॉल्विंग अच्छे से आती है तो। ठीक है, तो मैं कुछ और असाइनमेंट ये एनर्जी वाले दे दूंगा, एनर्जी कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और हम अगर तुम असाइनमेंट सॉल्व कर ले तो नेक्स्ट क्लास में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ अब तुम लोगों की कोई छुट्टी वुट्टी कुछ है मॉर्निंग में हम क्लास ले पाए? क्लास ठीक है, तुम लोग ग्रुप पे बता देना। कल ऑफ है क्या सबका? ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा।